गुड मॉर्निंग, हैव ए वंडरफुल डे। मैसेज की बीप पर उसने फ़ोन हाथ में लिया। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। तुम क्या मुर्गे हो जो रोज़ भाग देने आ जाते हो, या इनबॉक्स के चौकीदार हो? रोज़ सुबह गेट खोलते हो गुड मॉर्निंग करके और रात को गुड नाइट की तालाबंदी करके चल देते हो। उसकी उंगलियां फटाफट टाइप कर रही थी। हम तो आपके पहरेदार है जाने मन, दिल वाली इमोजी के साथ जवाब आया। मुझे पहरे की ज़रूरत नहीं, जानता हूँ। ज़रूरत तो बस तुम्हें जी भर के प्यार किए जाने की है, चाहे जाने की है, सराहे जाने की है। पर अफसोस तुमसे इतना दूर हूँ, तो बस यही कर सकता हूँ कि तुम्हें एहसास दिलाऊं। तुम्हें सोच कर ही सोता हूँ और आंखें खुलते ही तुम्हारा ध्यान आता है सबसे पहले। इसलिए यह जानते हुए भी कि तुम रिप्लाई नहीं करोगी, नियम से गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेज भेजता हूँ। शब्द थे या तपती धरती पर पड़ती बारिश की पहली बौछार। तृप्ति का मन भीगता जा रहा था। कहीं कहीं बार पढ़कर भी तृप्त नहीं हुआ था। कितना कुछ वह कहना चाहती थी, बताना चाहती थी, पर उसके शब्द कहीं खो से गए थे। बस बहाव ही बचा था एक प्रेम का। मैडम, सेरेमनी में लेट हो जाएंगे, गाड़ी तैयार है। ड्राइवर की बात थी या बम जो उसके पास आकर धरा धमाके से फटा था, और वह एकदम ही सपनों के आगोश में गिरकर वास्तविकता के धरातल पर आ पड़ी थी। अब जहाँ तहाँ उसके सपनों के चितड़े पड़े थे। ऑफ कोर्स वी मस्ट बी देयर ऑन टाइम। डिसिप्लिन हमारे खून में है। कलफ लगी वाइट साड़ी को ठीक करती हुई वह तनकर उठ खड़ी हुई। थोड़ी देर पहले चेहरे पर जो कोमलता थी, सख्ती में बदल गई। आज बेटी के स्कूल में अवार्ड फंक्शन था और उसे बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित किया गया था। किसी माँ और बेटी के लिए इससे ज़्यादा गौरव और खुशी का क्षण क्या होता जब माँ के हाथों बेटी मेडल और सर्टिफिकेट ले। फंक्शन में भी हर निगाह उसी पर थी। उन नज़रों में सम्मान था। तृप्ति की तनी गर्दन थोड़ा और तन गई। क्या ही शानदार लेडी है, कितनी ग्रेसफुल, क्या ही ऑरा है, कितना तेज है चेहरे पर, शांत, ओजस्वी, पवित्र, जैसे कोई तपस्विनी। यह पहली बार नहीं था जब उसने अपने लिए ये शब्द सुने थे। अब तो आदत सी हो गई थी। वह फौजियों की बेटी थी, फौजियों के खानदान में पली बड़ी। ग्रेजुएशन करते ही तृप्ति लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक की दुल्हन बन गई थी और शादी के साल भर बाद ही अनन्या उसकी गोद में आ गई थी। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। 5 साल कैसे बीते पता ही नहीं चला। दूसरी बार उसकी गोद हरी होने वाली थी कि बॉर्डर से पति की शहादत की खबर आई। वह तो सदमे से बेहोश ही हो गई। अंत्येष्टि के तीसरे दिन उसे होश आया। कॉम्प्लिकेशंस की वजह से सर्जरी कराना पड़ी और इस तरह आराध्या तयशुदा वक्त से 2 महीने पहले ही इस दुनिया में आ गई। अपनी प्री मैच्योर बेबी की देखभाल करने में उसने खुद को खपा दिया था। अनन्या और आराध्या उसके जीने का मकसद बन चुकी थी। सरकारी पेंशन और दूसरी सुविधाओं के बावजूद उसके पिता और भाइयों ने एक स्कूल खुलवा दिया था जिसका मैनेजमेंट उसके हाथ था। प्रिंसिपल की जिम्मेदारी, 2 बच्चों की जिम्मेदारी। तृप्ति बहुत व्यस्त हो गई थी, पर शाम को जब भी घर लौटती एक उदासी और अकेलेपन का एहसास उसे घेर लेता। फैमिली फंक्शंस से भी उसने खुद को काट सा रखा था। अक्सर महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रमों से लेकर निराश्रित महिलाओं, बच्चियों के लिए चलाए जा रहे कई संस्थानों, स्कूल, कॉलेजों में
शहर के छोटे बड़े समारोह में बतौर अतिथि और वक्ता उसे बुलाया जाता। समाज में काफ़ी नाम और रुतबा था। शहीद की विधवा, यह दर्जा सबको तो मिलता नहीं। ऐसे ही एक इवेंट में तृप्ति की मुलाकात कार्तिकेय से हुई, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। 3 साल पहले उसकी पत्नी गुजर चुकी थी। एक बेटा था। पति की शहादत के बाद 5 साल में पहली बार था कि वह इतना खुलकर हंसी थी। कार्तिकेय एक जिंदा दिल इंसान था। एक ही मुलाकात में लगा जैसे वर्षों की पहचान हो। कहीं घंटे कैसे गुजर गया पता ही नहीं चलता था। फिर कांटेक्ट में रहने का वादा लिया गया। कुछ ही दिनों की बातचीत में दोनों को लगने लगा कि अधूरे मिलकर एक दूसरे को मुकम्मल कर सकते हैं। तृप्ति ने सख्त हिदायत दी कि उसके घर वालों को यह पता नहीं चलना चाहिए कि वे एक दूसरे को पहले से जानते हैं। कार्तिकेय ने समझदारी से काम लेते हुए अपने पेरेंट्स को तृप्ति के घर रिश्ता मांगने भेजा। देखिए साहब, आप बाहरी है, हमारे खानदान को जानते नहीं, इसलिए कोई बात नहीं, आपका दोस्त नहीं है। तृप्ति बिटिया है ही इतनी सुंदर, सुशील, संस्कारी, गुणवती। कहीं से भी 2 बच्चियों की माँ तो लगती ही नहीं है। तो आपको भी भ्रम हुआ होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, वह एक फौजी की बेटी है और एक शहीद की विधवा है। उसका ओहदा आम औरतों से कहीं ऊंचा है। मेरी माँ ने मेरे पिता की शहादत के बाद हम तीनों भाइयों को अकेले पाल पोस कर बड़ा किया। बहुत मजबूत होती है हमारी औरतें, एकदम फौलादी। हमारे यहाँ शादियाँ फौजियों में ही होती है और उनकी विधवाएं गरिमा से अपने जीवन की तपस्या पूर्ण करती हैं। आपको विश्वास न हो तो अपनी बेटी के मुंह से यह सब कहलवा दूं, ताकि आपको तसल्ली हो जाए। तृप्ति के पिता की भारी आवाज़ कमरे में गूंज रही थी और तृप्ति, जो दरवाजे से टेक लगाए 1000 मन्नतें मांगे खड़ी थी, उसके भीतर टूट फूट मच गई। वह फौरन अपने कमरे में दौड़ी। बिन बुलाए आ टपके आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ा। चेहरे पर पानी के छपाके मारे। आज ही सैलून से कर्ल कराकर आए बालों को खींच मरोड़कर जूड़ा बनाया और सिल्क के सूट को उतारकर जल्दी जल्दी कलप लगी सूती साड़ी लपेटने लगी। मैडम, आपको बड़े सर हॉल में बुला रहे हैं। नौकर की आवाज़ से वह मरे कदमों से बाहर निकली, फिर चेहरा सख्ती से विंचा और चाल में तेजी लाते हुए कमरे में दाखिल हुई। बेटा, ये लोग तुम्हारे लिए रिश्ता लाए हैं, तुम्हारा क्या कहना है? मेरा फैसला करने के लिए आप हैं ना पापा, मुझे क्या कहना होगा? जो आपने कहा है वही होगा। तृप्ति ने गले को भर्राने से रोका। उसके पापा के चेहरे पर गर्व और इत्मीनान था। फिर भी एक बात तुम कह दो बेटा, ताकि इनको तसल्ली हो जाए। मैं एक शहीद की विधवा हूँ। मेरी ज़िंदगी उनकी यादों और उनकी 2 निशानियों, मेरी प्यारी बेटियों को समर्पित है। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। आज्ञा दीजिए, नमस्ते। वह जैसी आई थी वैसी ही कमरे के बाहर हो गई थी। उसे डर था कि ज़्यादा देर रुकी तो आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर उसकी चुगली कर देंगे। आपकी बेटी बस 30 साल की है सर। इस उम्र तो लड़कियां आजकल शादी कर रही है। उस पर यह अत्याचार मत कीजिए। त्याग, पवित्रता, बलिदान की मूर्ति ही सही, मूर्ति होती तो पत्थर ही है। एक जिंदा सांस लेते इंसान को पत्थर मत बनाइए। कार्तिकेय की माँ की बातें उसी कमरे में दम तोड़कर रह गई। उसने चुपके से सिम तोड़कर पहन दी, नंबर बदल लिया। अब तो इस बात को भी 5 साल बीत चुके थे। फिर कोई सवाली दोबारा उसकी दहलीज पर नहीं आया। आज फिर वह एक इवेंट में इनवाइटेड थी। तभी उसका ध्यान एक उन्मुक्त कहे ने खींचा। उसने पलटकर देखा तो एक औरत पीछे की चेयर पर किसी बात पर हंस रही थी। उसका हरी
पीली चूड़ियों भरा गुलाबी हाथ कार्तिकेय ने थाम रखा था। हाँ, वही तो था। औरत के माथे पर सिंदूर और गालों पर शर्म की लाली दमक रही थी। कार्तिकेय धीमे धीमे उससे कुछ कह रहा था और वह हंसे चली जा रही थी। तृप्ति से वहां बैठे रहना मुश्किल हो गया। घर आकर वह फूट फूट कर रोई। बरसों का जमा दुख, विषाद, संताप, पीड़ा, अभाव आज आंखों से बह निकला। उस औरत की जगह अपने को रखकर उसने न जाने कितने दिन कितनी कल्पनाएं की थी। फिर एक दिन उसने फेसबुक पर सुबह नाम से एक फेक आईडी बना ली। नया नाम और किसी अनजान सी मॉडल की फ़ोटो। कुछ ही दिनों में कई लोग जुड़ गए थे फ्रेंड लिस्ट में, जिनसे वह थोड़ी देर बतिया लेती थी। दिल बहल जाता था। फिर एक दिन वह शुभम से जुड़ी। खिलदंड, मस्त मौला सा लड़का। वह हंसता हंसाता रहता था। उसे भी उदासी भरी पोस्ट पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कमेंट से शुरू हुई चुहलबाजी कब लंबी चैट्स में बदलने लगी, उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। उसे लगता था कि फेक आईडी से उसकी पहचान जाहिर होने का रिस्क तो है नहीं। धीरे धीरे तृप्ति को एहसास हुआ कि असली तृप्ति तो वही है जो सुबह के मुखौटे के पीछे छिपी हुई है। एक आम सी लड़की जिसकी आम सी चाहते हैं, एक परिवार, एक साथी का प्यार, बस इतना ही तो। साल भर से ज़्यादा हो रहा था उसको बात करते। अब तो शुभम को भी उसके सोने जागने और काम करने पर होने का सारा रूटीन याद हो गया था। कई बार उसका मन नहीं होता तो कई दिन तक वह बात नहीं करती, लेकिन शुभम बदस्तूर उसे मैसेज करता रहता, अपना रूटीन बताता रहता, जैसे उसे जवाब न मिलने से फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। वह उसकी ज़िंदगी और आदतों में शुमार हो गया, उसे पता ही नहीं चला। फिर खुद से हार कर उसने फैसला कर लिया कि वह अपने बारे में सब कुछ बता देगी, ताकि वह खुद ही पीछे हट जाए। वह कोई 16 साल की कमसिन लड़की नहीं, 36 साल की औरत है, 2 बच्चियों की माँ है। इतना जानना ही काफ़ी होगा। लेकिन इस खुलासे से शुभम को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वह सुबह के प्यार में इतना डूब गया था, अक्सर कहता, देखो हमारे नाम भी एक ही है। नहीं, शुभ शुभ मिलकर शुभ अशुभ बन जाते हैं, यह ठीक नहीं है। तो यह तुम्हारा असली नाम भी तो नहीं है, बता दो, फिर तो सब शुभ ही होगा। शुभम की जिद और प्यार के आगे तृप्ति पिघल ही गई। फ़ोन नंबर शेयर करते हुए और घंटे बातें होने लगी, वीडियो कॉल्स होने लगे। तृप्ति की ज़िंदगी में रंग और रौनक लौट रही थी। तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो कौन है दीदी? आराध्या स्पाइडरमैन से खेलते हुए अनन्या से पूछ रही थी। पापा और मम्मी। पापा रियल सेवियर थे और मम्मी कितनी ग्रेसफुल है। सब उनकी तारीफ और रेस्पेक्ट करते हैं। मैं भी बिल्कुल मम्मी जैसी बनूंगी। माई रियल सुपर हीरोज़। अनन्या की आवाज़ में गर्व था। शुभम को कॉल पर अपनी नई ड्रेस और झुमकों का डेमो दिखाकर आ रही तृप्ति अपनी जगह जड़ रह गई। दोनों जल्द ही मिलकर आगे क्या करना है इसकी प्लानिंग करने वाले थे। अपनी बच्चियों की बातें सुनकर उसके मन में अपराध बोध सिर उठाने लगा। अगर वह अपने से 8 साल छोटे लड़के से शादी करती है जो बिल्कुल अलग शहर और बैकग्राउंड से है, उसकी बढ़ती बच्चियों पर क्या असर होगा? उसके बूढ़े पिता और गुस्सैल भाई कभी तैयार होंगे? समाज में कितनी बदनामी होगी। लेकिन उसका खुद का क्या? थक गई थी त्याग बलिदान की मूरत बने। पिता बीमार रहते थे, भाइयों को उसकी परवाह थी नहीं। अब उसे समझ आ रहा था, प्यार कर लेना आसान है, उसे निभा पाना बहुत मुश्किल, और अपना पाना हासिल कर लेना लगभग नामुमकिन। काफ़ी देर तक तौलती रही, प्यार बड़ा या सामाजिक प्रतिष्ठा। आखिर उसने मन कड़ा करके शुभम से आखिरी बार बात करने का फैसला किया। वह रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, वह भी रोती रही, पर अपना फैसला नहीं बदला।
उसने वापस इंसान से बदलने की बजाय पत्थर की मूर्ति बने रहना चुना, पवित्र पूजनीय। उसने फेसबुक लॉगिन किया और सुबह का नामो निशान मिटा दिया, अपना फ़ोन नंबर भी बदल लिया। पर यह भूल गई थी कि इंटरनेट पर जो एक बार आ जाए वह कभी नहीं मिटता। और यह शुभम था, नए खून का जोश और जुनून, कार्तिकेय नहीं जो खामोशी से पीछे हट जाए। 2 दिन बाद ही शुभम उसके घर पर था। उसके पिता और भाइयों ने ऐसी किसी बात से साफ इनकार कर दिया और तृप्ति का नाम भी लेने पर भयानक अंजाम भुगतने की धमकी दी। जज्बात में आकर शुभम ने पूरी चैट और कॉल हिस्ट्री उनके सामने रख दी थी कि कुछ भी एक तरफा नहीं है। तृप्ति ने सपने में भी नहीं सोचा था उसके हर तरह से संपर्क तोड़ लेने पर भी शुभम पर पागलपन सवार हो जाएगा और वह ये कदम उठा लेगा। शुभम का फ़ोन उसके पापा और भाइयों के हाथ में था जो उनकी चैट पढ़कर शौक में थे। तृप्ति उनका सामना कैसे करती? उन्होंने ही तो उसे इंसान से देवी बनाया था। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर वह कभी नहीं खुला, तोड़ना ही पड़ा। अगले दिन अखबारों में खबर थी, महान युवा समाज सेविका, शिक्षा जगत में जाना पहचाना नाम और शहीद की विधवा तृप्ति देवी का नींद में ही हृदयाघात से आकस्मिक निधन। हृदय पर कैसे आघात हुआ था और क्या मृत्यु सचमुच आकस्मिक थी, यह कौन जानना चाहता था। लोग तो बस श्रद्धा से फूल मालाएं चढ़ा रहे थे। मूर्ति खंडित होने से बच गई थी।